हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज दिलीप हियर एंड वेलकम टू माय चैनल ऑन सिक्योर एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इसके नियम क्या होते हैं। इसकी पहले की क्लासों में हमने डिस्कस कर चुके हैं कि हेरिडिटी क्या होती है, एनवायरनमेंट क्या होता है। कहने का मतलब आनुवंशिकता क्या होती है और वातावरण क्या होती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, जो कि एक बेहतरीन सेशन होने वाला है। इसके प्रिंसिपल्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और थोड़ा लाइक वाइक भी कर दीजिएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं कि इसके नियम क्या है। देखिए, इस टॉपिक में बात कर रहे हैं कि इसके नियम में जो इसका पहला नियम आया, किसका, आनुवंशिकता और वातावरण का। इसका जो पहला नियम है वो बीज कोष की निरंतरता का नियम है, जिसका प्रतिपादन किसने किया था? बीजमैन साहब ने किया था। बीजमैन एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने आनुवंशिकता तथा वातावरण में आनुवंशिकता की जो पहला नियम लेके आए वो क्या था? बीज कोष की निरंतरता का नियम। इनके अनुसार जो बालक को जन्म देने वाला मूल जीवाणु होता है, मूल जीवाणु जिसे हम जर्म कहते हैं, जर्म प्लाज्म कहते हैं, मूल जीवाणु, वो कभी नष्ट नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। माफ कीजिएगा, बीजमैन साहब का कहना क्या था? बीजमैन साहब का कहना था कि जो शरीर को जन्म देने वाला, शरीर का निर्माण करने वाला जो जीवाणु होता है, जो जर्म प्लाज्म होता है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रेवल करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या कहता है? ट्रेवल करता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को क्या कहता है? हस्तांतरित होता है। बीजमैन साहब का कहना था कि जो जर्म प्लाज्म होते हैं, जर्म प्लाज्म, बीज कोष, ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। ये सिर्फ एक शरीर से दूसरी शरीर में क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। और इसी प्रकार ये क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। यही था क्या? बीज कोष की निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि जो जर्म्स होते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं? हमेशा ट्रेवल करते रहते हैं। इस प्रकार से हम उदाहरण से समझ सकते हैं, जिस प्रकार हमारी धार्मिक ग्रंथों में, हमारी या शास्त्रों में, हमारे धार्मिक किताबों में कहा गया है कि जिस प्रकार से आत्मा एक व्यक्ति से दूसरे एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रेवल करती है, उसी प्रकार ये बीज कोष भी होते हैं, ये जर्म प्लाज्म ही होते हैं कि एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं, जैसे आज कोरोना चल रहा है, कोरोना का वायरस क्या है? जर्म ही तो है, एक जर्म ही तो है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रेवल कर रहा है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर रहा है। ये जर्म ही तो है कोरोना, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि जो बीज कोष होता है, जो मूल जीवाणु होता है, शरीर का निर्माण करने वाला जो मूल जीवाणु होता है, वह कभी नष्ट नहीं होता है, बल्कि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या करता है? ट्रेवल करता है, हस्तांतरित होता है या संक्रमित करता है। यही होता है बीज कोष की निरंतरता का नियम। सोरेनसन ने इसके बारे में बताया कि बीज कोष इस प्रकार से होते हैं, मानो जिस प्रकार से जो पैसा होता है, मनी, पैसा, वो एक बैंक से निकालकर दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता हो। इसी प्रकार से माता पिता बीज कोष को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं? ट्रेवल करवा देते हैं। बस बीज कोष यही होता है, इसके अलावा कुछ और नहीं होता है। आई होप योर डाउट इज क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं समानता का नियम, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, समानता का नियम। कहने का मतलब जो चीज़ समान है वो अपने ही समान वस्तु को जन्म देगी। लाइक बिगेट्स लाइक, समान समान को जन्म देगी। लाइक बिगेट्स लाइक, समान जो वस्तुएं समान है वो अपने ही समान वस्तुओं को जन्म देंगी। कहने का मतलब है, इस कथन का अभिप्राय, इस सिद्धांत का अभिप्राय है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही होगा, चोर का बेटा चोर होगा, डांसर का बेटा डांसर होगा, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर होगा और कलाकार का बेटा कलाकार होगा। जैसा कि अगर इस ज़माने में हम इस तरह की अगर बात करते हैं तो ये चीज़ बिल्कुल असंभव है, क्योंकि हमने ऐसा भी देखा है कि जिसके माता पिता बुद्धिमान होते हैं
उसकी संतानें फिर भी क्या होती हैं, मूर्ख पैदा हो जाती हैं, और मूर्ख माता पिता की संतानें बुद्धिमान पैदा होती हैं। हमने ऐसा भी देखा है कि जिसके माता पिता लंबे होते हैं फिर भी उसकी संतानें छोटी यानी कि बौनी पैदा हो जाती हैं, और जिसके माता पिता बौने होते हैं फिर भी उसकी संतानें क्या होती हैं, लंबी पैदा हो जाती हैं। हमने ऐसा भी देखा है कि जिसके माता पिता काले होते हैं फिर भी उसकी संतानें क्या होती हैं, गोरी पैदा हो जाती हैं, लेकिन जिसके माता पिता गोरे होते हैं फिर भी उसकी संतानें काली पैदा हो जाती हैं। इसलिए इस नियम से, इस अभिप्राय, इस कथन से पता चलता है कि ये जो नियम है ये क्या है, गलत है, और आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने इस नियम को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने बताया कि जरूरी नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो, टीचर का बेटा टीचर हो, उससे विपरीत गुण भी पाए जाते हैं। ठीक, तो यही था समानता का नियम। तीसरे नियम की बात करते हैं, गाल्टन के जीव सांख्यिकी का नियम। गाल्टन ने एक नियम लेके आया जिसका नाम क्या था, लॉ ऑफ बायोमेट्री, जीव सांख्यिकी का नियम। इन्होंने इस नियम को, इन्होंने आनुवंशिकता के नियम को समझाने के लिए एक गणितीय सिमेट्री का प्रयोग किया, जिसे उनके क्या कहा गया, गाल्टन के जीव सांख्यिकी का नियम कहा गया। इस नियम के अनुसार गाल्टन ने बताया जो गुण तथा अवगुण होते हैं, जो गुण तथा अवगुण होते हैं वो बालक अपने माता पिता से ही नहीं बल्कि किससे प्राप्त करता है, अपने इंसिस्टर से भी प्राप्त करता है, अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है। गुण तथा अवगुण बालक अपने माता पिता से ही नहीं, माता पिता से ही नहीं बल्कि अपने पूर्वजों से भी प्राप्त करता है। गाल्टन ने बताया जो गुण तथा अवगुण होते हैं वो बालक क्या करता है, अपने माता पिता से ही नहीं बल्कि अपने एंसेस्टर्स, अपने फोर फादर से भी प्राप्त करता है। और इस प्रकार से इन्होंने लॉ ऑफ बायोमेट्री दिया, जीव सांख्यिकी का नियम दिया। इस नियम को थोड़ा और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। गाल्टन ने बताया जो गुण तथा अवगुण व्यक्ति प्राप्त करता है बालक, वो सिर्फ अपने माता पिता से ही नहीं बल्कि अपने पूर्वजों से, अपने एंसेस्टर्स से भी प्राप्त करता है। उन्होंने बताया कि बालक 1/2 भाग माता पिता, 1/4 भाग पूर्वजों से, जिसे क्या कहते हैं दादा दादी, तथा 1/8 भाग परदादा परदादी एंड सो ऑन। और इस तरह से ये गुण प्राप्त होते चले जाते हैं। गाल्टन ने बताने की कोशिश की कि जो गुण तथा अवगुण होते हैं वो बालक सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता से ही नहीं बल्कि अपने पूर्वजों से भी प्राप्त करता है, जिसका परिणाम होता है कि व्यक्ति में माता पिता जो बुद्धिमान होते हैं उनकी संतानें मूर्ख पैदा होती हैं, और मूर्ख संतानों की माता पिता बालक कैसे पैदा होते हैं, बुद्धिमान पैदा होते हैं। इन्होंने बताया बालक जो गुण तथा अवगुण रिसीव करता है वो अपने माता पिता से 1/2 भाग प्राप्त करता है, 1/4 भाग अपने दादा दादी से प्राप्त करता है, 1/8 भाग अपने परदादा परदादी से प्राप्त करता है, और इसी तरह से ये गुण उनके पूर्वजों से प्राप्त होते चले जाते हैं। एक गणितीय सिमेट्री के द्वारा इसको समझाने की कोशिश किया, किसने, गाल्टन ने। और ये नियम कहता है कि जो गुण तथा अवगुण होते हैं वो बालक सिर्फ अपने माता पिता से ही नहीं बल्कि अपने एंसेस्टर से भी प्राप्त करता है, अपने पूर्वजों से भी प्राप्त करता है। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। जस्ट ए मिनट।
चौथा नियम क्या है? अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अर्जित गुणों के अवितरण नियम, अवितरण असंक्रमण का नियम। लॉ ऑफ नॉन ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। अर्जित गुणों के अवितरण या असंक्रमण का नियम, इसका भी प्रतिपादन किसने किया था? बीजमैन ने ही किया था। बीजमैन साहब ने बताया कि जो गुण व्यक्ति अपने वातावरण से रिसीव करता है वो उसके आने वाले संतानों को संक्रमित नहीं करता है। कहने का मतलब है जो गुण व्यक्ति अपने जीवन काल में फाइट करके, वातावरण में फाइट करके रिसीव करता है, यानी कि वातावरण में मेहनत करके प्राप्त करता है, वो गुण जरूरी नहीं है कि उसके आने वाले संतानों को प्रभावित करे। इस नियम को, इसको सिद्ध करने के लिए बीजमैन साहब ने किस पर प्रयोग किया? चूहों पर प्रयोग किया। चूहों पर प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया? 10-15 चूहे ले आए और उन चूहे की पूँछें काट दी। क्या किया? इन्होंने 10-15 चूहे लेके आए और उस चूहों की पूँछें काट दी और उन्होंने देखा कि जो उसकी आने वाली अगली पीढ़ी थी, अगली संतान थी, वो पूँछ के साथ पैदा होती है। किसके साथ? पूँछ के साथ। उसकी पूँछें कटी नहीं थी। इन्होंने फिर उस चूहे की जो संतानें हुई उसकी पूँछें काट दी। फिर आने वाली संतान पूँछ के साथ पैदा हुई। फिर उन्होंने आने वाली जो उसकी संतान हुई फिर उसकी पूँछ काट दी और फिर उन्होंने देखा कि उसकी जो आने वाली संतान थी पूँछ के साथ पैदा हुई। ऐसे ही इन्होंने उस चूहों के आने वाली प्रत्येक संतानों में, प्रत्येक पीढ़ियों की पूँछें काटते गए। लेकिन इन्होंने बताया कि हमने अपने जीवन काल में चूहों की आने वाली कई संतानों तक, कई पीढ़ियों तक उनकी पूँछें काटी, लेकिन हमें कोई ऐसा चूहा नहीं मिला जो बिना पूँछ के पैदा हो। तो इन्होंने बताया कि जो अर्जित गुण की होते हैं, जो वातावरण में हम फाइट करके जो चीज़ें अर्जित करते हैं, जो वातावरण में हम संघर्ष करके जो चीज़ें हम प्राप्त करते हैं, वो गुण हमारे आने वाली संतानों में ट्रेवल नहीं करते हैं, हमारे आने वाली संतानों में नज़र या परिलक्षित नहीं होते हैं। तो इसके आधार पर इन्होंने बताया जो अर्जित गुण होते हैं वो आने वाली संतान को प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन ये गुण हमें आनुवंशिकता से नहीं प्राप्त होते हैं। इन्होंने ध्यान दीजिएगा, हम ये बात नहीं कर रहे हैं, बीजमैन साहब ने बात नहीं किया कि जो गुण व्यक्ति अपने वातावरण से प्राप्त कर रहा है, इन्होंने बात किया कि व्यक्ति ये गुण जो है वो अपने हेरिडिटी, अपने आनुवंशिकता या अपने माता पिता ऐसे नहीं प्राप्त कर रहा है। इन्होंने इस गुण की बात कर रहे हैं जो गुण व्यक्ति अपने वातावरण में मेहनत करके प्राप्त करता है, संघर्ष करके प्राप्त करता है, वो गुण उसकी आने वाले संतानों को संक्रमित नहीं करती हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि जैसे क्या होता है, कोई व्यक्ति है हिंदी भाषी क्षेत्र से, वो हिंदी बोलना जानता है। अब जो उसका जॉब ट्रांसफ़र हो गया कहीं दूसरे स्टेट में, मुंबई में मान लो हो गया, अब वहाँ पे वो इंग्लिश सीख लिया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो गुण उसने वहाँ पे जाने के बाद वातावरण में अर्जित किया है, इंग्लिश बोलना सीखा है, कि उसकी होने वाली संतानों में भी संक्रमित कर दे। ज़रूरी नहीं है कि वो जो इंग्लिश बोलना सीखा है वो आने वाली उसकी संतान जो पैदा हो तो इंग्लिश बोलते हुए पैदा हो, ऐसा नहीं है। और इन्होंने यही बात कहा कि जो गुण व्यक्ति अपने वातावरण में अर्जित करता है, फाइट करके रिसीव करता है, वो गुण उसकी आने वाली संतान को प्रभावित नहीं करती है। तो इस नियम को भी अस्वीकार कर दिया गया। क्यों अस्वीकार कर दिया गया? क्योंकि इन्होंने कुछ और मनोवैज्ञानिक आए जो उन्होंने थ्योरी लेके आई। वो क्या था? विकासवाद का पुराना सिद्धांत, ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन लाने वाले कौन थे? लैमार्क और डार्विन साहब थे।
अब ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो लेके आए इन्होंने बताया भाई अब जो बात कर रहे हैं आप सपासट गलत बात कर रहे हैं। इन्होंने बताया, लैमार्क और डार्विन ने बताया कि बीजमल साहब अब जो बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने वातावरण में जो गुण रिसीव करता है, प्राप्त करता है, कि उसको आने वाली संतान को प्रभावित नहीं करती है, लेकिन आप गलत कह रहे हैं। ये गुण भी अपने उसके आने वाली संतान को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। कैसे प्रभावित करती हैं? इन्होंने जब समझाने का टाइम आया तो क्या हो गए, ये लोग थोड़ा चूक गए, पीछे हट गए। इन्होंने इतना तो कहा कि जो व्यक्ति अपने वातावरण में, अपने जीवन काल में जो गुण वातावरण से फाइट करके रिसीव करता है, वो गुण उसकी आने वाले संतानों को भी प्रभावित करती है। लेकिन जब समझाने का टाइम आया तो थोड़े से चूक गए, पीछे हट गए। लेकिन इनकी इस थ्योरी को नकार दिया गया आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। उन्होंने बताया जो गुण व्यक्ति अपने वातावरण में रिसीव करता है और उसकी आने वाले संतान को क्या करता है, प्रभावित नहीं करता है। रिजेक्ट क्यों किया? वुडवर्थ साहब ने। इन्होंने बताया, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, इसको रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में कोई चीज़ रिसीव करता है वातावरण से, वो क्या करता है, उसकी आने वाली संतानों को प्रभावित नहीं करती है। क्योंकि मैकडूगल भी यही कह रहे थे कि जो आने वाली संतान होती हैं वो क्या करती हैं, उसको प्रभावित करती हैं। लेकिन आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, वुडवर्थ ने इसको रिजेक्ट कर दिया। वुडवर्थ ने बताया, क्या बताया, इन्होंने बताया मान लो कोई व्यक्ति जो ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंटली संयोगवश क्या होता है, उसका पैर टूट जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि उसके होने वाली संतान भी बिना पैर के पैदा हो, या जो होने वाली संतान है वो टूटे हुए पैर के साथ पैदा हो। ऐसा हमने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा है। और इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन काल में वातावरण से चीज़ें फाइट करके सीखता है, प्राप्त करता है, वह उसकी संतान को ट्रांसफ़र नहीं होता है। इन्होंने एक एग्जाम्पल और दिया। इन्होंने बताया कि मान लो गांव में अपने किसान भाई जो होते हैं, उनके हाथ पैर इतने सख्त हो जाते हैं, काम करते करते इतने मजबूत हो जाते हैं, और ये गुण, मजबूती का जो गुण है, उनके हाथ पैर जो मजबूत हो जाते हैं, ये गुण उनकी आने वाले संतानों में परिलक्षित नहीं होता है। क्योंकि हमने देखा है जो भी गांव में काम करने वाले किसान होते हैं, उनकी आने वाली संतानें जो होती हैं, उनके भी हाथ पैर क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उनके जैसा उनके संतानें में भी ये गुण तुरंत का तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है। वो आएंगे, वो भी मेहनत करेंगे, फिर उनमें भी ये गुण आ जाएगा। लेकिन जन्म के समय से ही ये गुण विद्यमान नहीं होते हैं उसमें। और इन्होंने दूसरी और एक एग्जाम्पल लिए, इन्होंने और एक एग्जाम्पल से बताया। आप एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हो इसको सबसे अच्छी तरीके से, कि आपने देखा होगा जो हमारे घर में, हमारे गांव में होती हैं बहन बेटियां होती हैं, उनके कान छिदे होते हैं, क्लियर। लेकिन ये ऐसा नहीं हमने कभी देखा कि जो उनकी होने वाली संतान होती हैं, जो बेटियां होती हैं, उनके कान छिदे हुए पैदा होती हैं। ऐसा नहीं देखा कभी, क्योंकि ये गुण तो उन्होंने वातावरण में ही रिसीव किया ना। ये गुण इन्होंने अपने वातावरण में ही रिसीव किया, कि जो कान को छिदवाया उन्होंने किस में किया, वातावरण में आने के बाद। ऐसा नहीं था कि जन्म के समय ही उनके कान छिदे हुए थे, वातावरण में आने के बाद किया। और जब वो अपने संतान को रिप्रोड्यूस किया, अपनी संतान को जन्म दिया, वो भी तो बिना कान छिदे हुए पैदा हुई, उनके भी कान तो छिदे हुए नहीं थे ना। तो उन्होंने बताया कि जो गुण होते हैं वातावरण से रिसीव किए जाते हैं, वो उनकी पीढ़ी को संक्रमित नहीं करते हैं। और यही था विकासवाद का पुराना सिद्धांत, जो लैमार्क लेके आए और डार्विन लेके आए। लेकिन वुडवर्थ साहब ने और आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। जैसे ही इस नियम को रिजेक्ट किया गया, जैसे ही इस नियम को क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, उसके तुरंत बाद इन लोगों ने वापस एक थ्योरी लेकर आई। इसके बाद इन्होंने तुरंत वापस एक थ्योरी लेके आई, जिसे क्या कहा गया, अर्जित गुणों को संक्रमण का नियम या वितरण का नियम, संक्रमण का नियम। लाने वाले कौन थे,
मैकडूगल, ठीक, लेमार्क, हैरिसन, और इन्होंने बकायदा प्रयोग करके बताया। मैकडूगल ने प्रयोग किस पर किया? चूहों पर। लेमार्क ने प्रयोग किस पर किया? जिराफ पर। और हैरिसन ने कीट पतंगों पर प्रयोग किया। जैसे ही इनकी उस थ्योरी को नकारा गया, कौन सी थ्योरी? विकासवाद के पुराना सिद्धांत। विकासवाद का पुराना सिद्धांत क्या था? कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में वातावरण से जो चीज़ें प्राप्त करता है वह उनकी आने वाली पीढ़ी को भी प्रभावित करती है या संक्रमित करती है। वही था विकासवाद का पुराना सिद्धांत, जिसको आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया था? रिजेक्ट कर दिया था। और जैसे ही उस नियम को रिजेक्ट किया गया, उसके बाद तुरंत फिर ये लोगों ने थ्योरी लेके बोले भाई ये लो देखो क्यों नहीं प्रभावित करता है। जो गुण व्यक्ति अपने वातावरण से प्राप्त करता है वह उसके आने वाली संतान को भी प्रभावित करती है। और समझा इस समय इन्होंने बाकायदा समझाकर बताया इस नियम को। मैकडूगल ने प्रयोग किया चूहों पर। अब ये क्या करते हैं? 10-15 चूहे लेके आते हैं और उन चूहों को, एक तालाब होता है और तालाब में 2 नालियाँ बना दी। एक नाली में क्या था? अंधेरा था और एक नाली में उजाला था। लेकिन जिस नाली में उजाला था उन्होंने उस नाली में एक जाली फिट कर दिया, कुछ कांटे वाटे करंट टाइप से जाली लगा के फिट कर दिया। और जिस नाली में अंधेरा था उन्होंने उस नाली को एकदम क्लियर रखा, साफ रखा। अब उन्होंने चूहों को उठाकर उस नाली में रख दिया। अब वो चूहे जा रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं। कई बार बहुत प्रयास किया उन्होंने कि उस उजाले वाले नाली को चूज किया। चूहे किसको चूज किया? आप लोग किसको पसंद करोगे? जिस नाली में उजाला रहेगा या जिस रास्ते पे उजाला रहेगा उसी रास्ते से जाओगे ना। तो चूहे ने भी उसी नाली का चुनाव किया जिस नाली में उजाला था। अब चूहे उस नाली से जा रहे हैं, उस नालियों से होके जा रहे हैं, लेकिन एंड टाइम पे उन्हें एक जाली मिला, एक कुछ कांटे जैसा कोई वस्तु मिली जो उसको क्रॉस करके नहीं जा पा रहे हैं उस तालाब में। अब इतने सारे चूहे थे, सब ने पूरा प्रयास किया उधर से जाने के लिए, लेकिन वो जाने में असफल थे क्योंकि वहाँ पे जालियाँ लगी हुई थी। अब वो वापस आते हैं, वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस प्रकार से इन्होंने 165 व्यायाम 164 टाइम इन्होंने मिस्टेक किया, लेकिन 165वीं बार में उन्होंने किस रास्ते का चुनाव किया? अंधेरे वाले रास्ते का चुनाव किया और वो तालाब में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? तालाब में पहुंच गए। और इस तरह से इनकी जो पीढ़ियाँ आई, इनकी पीढ़ियों ने भी गलती करते 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 क्या किया? इनकी जो 23वीं पीढ़ी थी, 23वीं पीढ़ी थी, सबसे कम गलतियां करके 25वीं बार गलतियां करके क्या कहाँ पहुंच गई? नालियों में पहुंच गई। पहली पीढ़ी ने 165 बार गलती की तो उसके बाद वो जाकर कहाँ पे पहुंची? नाली में पहुंची। लेकिन इनके आने वाली जो पीढ़ियाँ थी, जन्म लेती गई पीढ़ियाँ थी, उन पीढ़ियों में से 23वीं पीढ़ी थी, सबसे कम, बहुत कम गलतियाँ करके केवल 25वीं बार में ही कहाँ पहुँच गए? नालियों में पहुँच गए। और इस प्रकार से इन्होंने बताया कि ये जो गुण अर्जित किए थे इन चूहों के बच्चों ने अपने इंसेस्टर से, अपने पूर्वजों से, ये गुण इनमें ट्रांसफ़र हो गए क्योंकि ये चूहे ने बहुत कम गलतियों करके अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। और इन्होंने बताया जो व्यक्ति अपने वातावरण से जो गुण रिसीव करता है वह उसकी आने वाली पीढ़ी को, जनरेशन को क्या करता है? प्रभावित करता है। इसी प्रकार लेमार्क ने भी जिराफ पर प्रयोग करके बताया। लेमार्क साहब ने बताया कि पहले जो जिराफ थे उनकी गर्दन कुछ ऐसी नहीं थी, लंबी थी कि तुरंत ही पेड़ पौधों को लपक के खाने लगे, वो पाके खाने लगे, ऐसी नहीं थी। इन्होंने बताया जो जिराफ थे पहले क्या करते थे? शाकाहारी थे, अभी भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, शाकाहारी थे। इनका जीवन फूल पत्तियों पर निर्भर था, ये ज़मीन पर खाया करते थे। लेकिन परिस्थिति के कारण क्या होता है कि ये इनको भोजन पर्याप्त ना मिलने के कारण ये पेड़ों पर डिपेंड होते गए। और जिससे जैसे वो लोग अपनी गर्दन को उठा उठा के खाना प्रारंभ किए पेड़ों से फूल पत्तियों को,
उस तरह से उनकी गर्दन क्या हुई, बढ़ती गई। और अभी भी जो भी जिराफ होते हैं उन सभी के गर्दन क्या होते हैं, लंबे होते हैं, क्योंकि पहले तो इसकी गर्दन लंबी नहीं थी, इसकी गर्दन कुछ घोड़े के समान थी, लेकिन भोजन के अभाव में इन्होंने अपने गर्दन को उठाकर फूल पत्तियों को खाने की कोशिश की और कालांतर में इनकी गर्दन क्या होती गई, लंबी होती चली गई। और ये गुण उनकी आने वाली पीढ़ियों को ट्रांसफर होती चली गई, संक्रमित होती चली गई। तो इन्होंने बताया जो व्यक्ति अपने वातावरण से जो गुण रिसीव करता है, एक्वायर करता है, प्राप्त करता है, वह उनकी आने वाली संतानों को भी संक्रमित करती है, उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी पीढ़ियों में भी क्या करती है, ट्रेवल करती है, उनकी आने वाली जनरेशन को भी क्या करती है, संक्रमित करती है। और तीसरा प्रयोग हैरिसन ने किया किस पर, कीट पतंगों पर। हैरिसन ने बताया कि जो व्यक्ति अपने गुणों को वातावरण से रिसीव करता है वो आने वाले उसके संतान को भी प्रभावित करती हैं। कैसे करती हैं, इन्होंने कुछ कीट पतंगों के लिया, कुछ मक्खियों को लिया। इन्होंने दो कैटेगरी की दो मक्खियों के समूह को लिया। एक समूह को इन्होंने एक फैक्ट्री के पास, एक गटर के पास, एक नाले के पास पाला जहाँ पर दूषित भोजन, दूषित पानी, दूषित वातावरण था। और एक समूह को उन्होंने स्वच्छ वातावरण में, स्वच्छ पानी और स्वच्छ भोजन के वातावरण में उन्होंने इसको पाला। दो कीट पतंगों के समूह कितने थे, दो समूह थे, दोनों को अलग अलग पर्यावरण में या वातावरण में रखा। अब क्या होता है, जो फैक्ट्री के पास कीट पतंगे थे, मक्खियाँ थी, वो क्या हुई, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने देखा कि कुछ पीढ़ियों के बाद इनका रंग काला हो गया। ऐसा नहीं था कि पहली पीढ़ी हुई दूसरी पीढ़ी ही काली पैदा हो गई, ऐसा नहीं था। ये जो काले का रंग आया इसमें, काला रंग आया इसमें, ये एक ही दूसरी पीढ़ी में तुरंत नहीं आया। ये दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पाँचवीं, इस पीढ़ियों में जैसे जैसे उनकी पीढ़ियाँ बढ़ती गई वैसे वैसे इनका गुण क्या हुआ, काला का गुण ट्रांसफर होता गया। क्यों होगा, क्योंकि वो दूषित भोजन कर रही थी, दूषित पानी मिल रहा था, दूषित वातावरण था, जिसके कारण इनका रंग काला होता गया और ये गुण इनकी आने वाली संतानों में ट्रांसफर होता गया। लेकिन जो वहीं पर स्वच्छ वातावरण में जो मक्खियाँ थीं, स्वच्छ वातावरण में जो कीट पतंगे थे, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो जैसे थी उसी समान उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया और उन्होंने कई पीढ़ियों तक ऐसा अध्ययन किया और बताया कि जो स्वच्छ वातावरण में मक्खियाँ थी या कीट पतंग थे उनका रंग सेम रहा, लेकिन जो दूषित वातावरण में मक्खियाँ थी या कीट पतंग थे उनका रंग काला हो गया। क्यों, क्योंकि वातावरण में उन्होंने ये चीज़ें रिसीव की। अब इन्होंने इन 3 नियम देकर समझाया कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में वातावरण से जो चीज़ें प्राप्त करता है वह उसकी आने वाली संतान को भी संक्रमित करती है। अब इस बात पर डिबेट हुआ, लेकिन वो लोग थे कौन, जिन्होंने बताया, बिजमैन साहब ने, कि अर्जित गुणों के अवितरण का नियम। उन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में कोई चीज़ सीखता है वह उसके संतान को ट्रांसफ़र नहीं होता है। जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाते समय उसका पैर टूट जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी होने वाले संतान बिना पैर के पैदा हो। एक तो वो लोग थे बिजमैन साहब और जो थे कि वुडवर्थ और आधुनिक मनोवैज्ञानिक, और एक ये मनोवैज्ञानिक थे लैमार्क, हैरिसन और मैकडूगल साहब। इन्होंने प्रयोग करके बताया कि ये देखो चूहे भी क्या कर रहे हैं, जो चीज़ अपने वातावरण में सीख रहे हैं अपनी संतान को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जिराफ ने अपनी गर्दन को लंबी बढ़ाया तो ये गुण अपनी संतान को ट्रांसफ़र किया। कीट पतंग भी जो दूषित भोजन कर रहे थे वो क्या हुए, कालेपन का गुण अपने आने वाली संतान को क्या किया, ट्रांसफ़र किया। तो ऐसे में इन दोनों में क्या होता है, डिबेट हो जाता है, बहस होती है। तो यहीं पर डार्विन आए। डार्विन ने बताया भाई आप दोनों झगड़ क्यों रहे हो, आप दोनों के दोनों सही हो। वो लोग भी जो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने वातावरण से जो गुण प्राप्त करता है उसकी आने वाली संतान को प्रभावित नहीं करती है, वो भी सही हैं। और वो लोग, आप लोग भी सही हो जो कह रहे हो जो गुण अपने वातावरण से व्यक्ति प्राप्त करता है वो आने वाली संतान को भी प्रभावित करती है, आप भी सही हो। इन्होंने बताया इसका मेन रीजन क्या है। इसका मेन रीजन ये है, जो व्यक्ति वातावरण में जो गुण रिसीव करता है, अगर वो गुण उसके बीज कोष को प्रभावित करता है
तो ये गुण उसकी आने वाले संतानों में ट्रेवल करेंगे, संक्रमित करेंगे या परिलक्षित होंगे। लेकिन जो गुण उसके संतान, उसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगी, जो गुण उसके बीज कोष को प्रभावित नहीं करेंगे, वो गुण उसकी आने वाले संतान को संक्रमित नहीं करेगी। चूहा था, चूहे ने नालियों में पहुंचने के लिए कई बार प्रयोग किया और उसको पहुंचना इसलिए था तालाब में क्योंकि ये इसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण था, इसके जीने के लिए महत्वपूर्ण था, उसको पानी भोजन की ज़रूरत थी, इसलिए ये गुण इसमें ट्रांसफ़र हुए। जिराफ था, जिराफ ने ये एक्टिविटी क्योंकि ये गुण एक्टिविटी करने के लिए ये इसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण थी, इसके जीने के लिए, इसके जीवन से संबंधित था, क्योंकि अगर भोजन नहीं करता तो ये मर जाता। इसलिए ये चीज़ इसके बीज कोष को प्रभावित किया और ये गुण इसकी आने वाले संतान में क्या हुआ, हस्तांतरित हो गया या ट्रांसफ़र हो गया। कीट पतंग थे, इन्होंने, इसके रंग काला क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने दूषित भोजन किया और ये भोजन इसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण थी और इसलिए ये इसके बीज कोष को प्रभावित किया और ये कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई, उसकी आने वाली संतान में ट्रांसफ़र हो गई। तो इस प्रकार से डार्विन ने बताया कि आप दोनों सही हो, कोई गलत नहीं हो। जो चीज़ें किसी व्यक्ति के लिए ज़रूरी रहती हैं, जीवन के लिए महत्वपूर्ण रहती हैं, या जिस व्यक्ति के बीज कोष पर उसके वातावरण या उसके सीखी हुई चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, जो उसके बीज कोष को प्रभावित करता है, वो गुण उसके आने वाले संतान में ट्रैवल करते हैं या परिलक्षित होते हैं या दिखाई देते हैं। यही था अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं विभिन्नता का नियम। लॉ ऑफ वेरिएशन, विभिन्नता का नियम। इस नियम के अनुसार क्या था, इस नियम में था कि जो व्यक्ति, जो गुण तथा अवगुण होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा भिन्न होते हैं। इन्होंने बताया कि इस नियम के अनुसार क्या था कि बालक को जन्म देने वाले बीज कोष जो होते हैं, यानी कि माता पिता अपने जो बालक को जन्म देते हैं वो अपने ही समान जन्म ना देके उनसे थोड़ा भिन्न होते हैं और इस प्रकार एक ही माता पिता की होने वाली संतानें उनसे रंग रूप, आकार, लंबाई चौड़ाई तथा बुद्धि में भी एक दूसरे से क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। एक दूसरे के समान ना होते हुए भी एक दूसरे के समान ना होते हुए भी क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। इन्होंने बताया भिन्नता का नियम ये था कि इस नियम के अनुसार जो व्यक्ति होगा, जो बालक जन्म लेगा, वह एक दूसरे के समान ना होते हुए क्या होता है, उनसे कुछ भिन्न होता है, क्योंकि एक ही माता पिता की जो संतानें होती हैं उनसे एक दूसरे के समान नहीं होती हैं, थोड़ा भिन्न होती है। क्यों? क्योंकि ये गुण अपने माता पिता से ही नहीं बल्कि अपने एंसेस्टर से, अपने पूर्वजों से भी प्राप्त करती हैं। इन्होंने बताया, आपने ऐसा देखा होगा कि एक ही माता पिता की जो संतानें होती हैं, एक ही माता पिता की, कोई संतान काली पैदा होती है तो कोई गोरी पैदा हो जाती है, कोई उससे ज़्यादा समझदार होता है, कोई उससे ज़्यादा मूर्ख होता है। तो इस प्रकार से जो गुण पाए जाते हैं वो भिन्नता का नियम कहलाता है। इज दैट क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट नियम की, जो था लॉ ऑफ रिग्रेशन, प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन, प्रत्यागमन का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति में या बालक में जो गुण पाए जाते हैं वो अपने माता पिता से विपरीत गुण पाए जाते हैं।
माता पिता के एकदम विपरीत गुण पाए जाएंगे। किस नियम में? इस नियम में। ये नियम बताता है कि बालक का जो जन्म होता है वो उसके माता पिता के एकदम विपरीत होता है। क्यों? क्योंकि इसके दो रीजन होते हैं। पहला रीजन जो होता है इसमें दो गुण पाए जाते हैं। पहला जो होता है डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव। डोमिनेट जिसे हम व्याप्त गुण कहते हैं, दूसरा सुप्त गुण कहते हैं। यही दो रीजन होता है जिसके कारण व्यक्ति अपने माता पिता के एकदम समान न होकर व्यक्ति अपने माता पिता से विपरीत गुण पाए जाते हैं। जो डोमिनेट होता है इसमें क्या होता है? यदि वंश सूत्रों को सही से मिश्रण नहीं हो पाता है। पॉइंट नंबर 1 है, यदि वंश सूत्रों का सही से मिश्रण नहीं हो पाता है तो विपरीत गुणों वाले बालक जन्म लेते हैं। ठीक। दूसरा पॉइंट था जागृत और सुप्त, दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। और इन्हीं का कारण होता है जो बालक अपने माता पिता से क्या होता है? बिल्कुल असमान पाया जाता है। इन्होंने बताया कि जो प्रत्यागमन का नियम है, जो लॉ ऑफ रिग्रेशन है, इसमें जो बालक जन्म लेगा अपने माता पिता के समान ना होकर उनसे एकदम भिन्न होता है, एकदम भिन्न होगा। यदि माता पिता यहाँ पे बुद्धिमान है तो होने वाली संतानें एकदम मूर्ख पैदा हो जाएंगी। यदि माता पिता मूर्ख है तो होने वाली संतानें बुद्धिमान पैदा हो जाएंगी। यदि माता पिता काले हैं तो होने वाली संतान गोरी पैदा हो जाएगी। यदि माता पिता गोरे हैं तो होने वाली संतानें काली पैदा हो जाएंगी। यदि माता पिता क्या होते हैं? मंद बुद्धि हैं तो उनके आने वाली संतानें या तो एकदम मूर्ख हो जाएंगी या तो एकदम बुद्धिमान हो जाएंगी। तो ये रिग्रेशन का नियम है। इन्होंने बताया कि बाबर का बेटा जो हुमायूं था वो अपने पिता के बिल्कुल समान नहीं था, एकदम बिल्कुल भिन्न था। बाबर हुमायूं में जमीन आसमान का अंतर था। महात्मा गांधी तथा उनके पुत्र में भी जमीन आसमान का अंतर था। ये क्यों हुआ? ये डोमिनेट और एक रिसेसिव दो गुण पाए जाते हैं। इन दोनों गुणों के कारण होता है। डोमिनेट क्या है? जिसे हम जागृत कहते हैं, व्याप्त गुण कहते हैं। ये क्या होता है? एक बड़ा गुण होता है जिसे कहते हैं। ये मान लो इसको छोटा होता है। अब मान लो जब ये दोनों गुण आपस में मिलते हैं तो मानो इन दोनों में एक युद्ध सा होता है। और जो गुण ज़्यादा प्रभावी होता है एक गुण दूसरे गुण को दबा देता है और इसी कारण जो होने वाली संतान होती हैं उनसे विपरीत पैदा होती हैं, उनसे विपरीत किस्म की पैदा होती हैं। यही था प्रत्यागमन का नियम। इन्होंने बताया यदि वंश सूत्र जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वंश सूत्र का सही से मिश्रण नहीं हो पाता है तो विपरीत गुणों वाले बालक जन्म ले लेते हैं। जब रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है? जब वंशसूत्र आपस में मिलते हैं उस समय पर उनका मिश्रण समान नहीं हो पाता, सही से मिश्रण नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो आने वाली संतान होती हैं वो कैसी होती हैं? एक दूसरे से भिन्न होती हैं, एकदम विपरीत होती हैं। यही होता है प्रत्यागमन का नियम। इस चीज़ को हम समझेंगे मेंडल के नियम में बहुत अच्छी तरह से उनको समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट ए मिनट। मेंडल का नियम मेंडल चेकोस्लोवाकिया के एक पादरी थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किया, चूहों पर भी प्रयोग किया। तो आइए हम किसी एक को समझने की कोशिश करते हैं कि मटर को समझ लेते हैं। इन्होंने क्या किया? पहले तो इन्होंने लंबे पौधों की एक खेप उगाई, मटर के लंबे पौधों की एक खेप वो उगाई जिसमें सभी के सभी लंबे पौधे पैदा हुए। फिर उन्होंने बौने पौधों की एक खेप उगाई जिनमें सभी के सभी बौने पौधे पैदा हुए।
लेकिन बाद में इन्होंने लंबे पौधे को और बौने पौधे को दोनों को मिक्स करके क्रॉस करके पॉलिनेशन कराया, उसका संकरण कराया, और संकरण कराने के बाद इन्होंने देखा कि जो आने वाली पीढ़ी थी उनमें होने वाला जो गुण था वो कैसा था, लंबे पौधे का गुण विद्यमान था। फिर उन्होंने वापस उसको संक्रमण कराया दोनों को, और संकरण कराने के बाद उन्होंने पाया कि जो बोने वाले पौधा का गुण दब गया था वो दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ, परिलक्षित हुआ, नजर हुआ, हमें दिखाई दिया। इस प्रकार से इन्होंने कुछ प्रयोग किए। पहला नियम इनका था प्रभाविता का नियम। इन्होंने जो पहला नियम दिया, दूसरा इन्होंने दिया पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम इन्होंने दिया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इज दैट क्लियर? मेंडल ने 3 नियम दिया, पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन्होंने पहले नियम में बताया इन्होंने जो मेंडल थे, एक बड़े पौधे, ठीक, और नाटे पौधे, ये लंबा पौधा, ये नाटा था। 2 पौधे लिए, दोनों को इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया, इन्होंने इसका संकरण कराया, तो होने वाला जो पौधा था उसमें सभी के सभी पौधे लंबे पैदा हुए। इन्होंने बताया इसका रीजन ये था कि इसमें 2 गुण पाए जाते हैं, एक तो डोमिनेट, दूसरा रिसेसिव। इस 2 गुणों के कारण ही ये जो पौधे थे लंबे पैदा हुए। डोमिनेट जिसे इन्होंने जागृत कहा या व्याप्त कहा, व्याप्त गुण, या इन्होंने इसको क्या कहा, रिसेसिव जिसे इन्होंने सुप्त गुण कहा। इन्होंने बताया ये 2 गुण कारण के कारण ही, इन दोनों गुणों के कारण ही जो होने वाली पौधे हुए वो क्या हुए, लंबे हुए। क्यों? क्योंकि ये जो सुप्त गुण था और ये व्याप्त गुण था, जैसे ही इन्होंने इसका क्रॉस पॉलिनेशन कराया, जैसे ही इन्होंने इसका संकरण कराया, तो मानो इन दोनों में एक युद्ध सा हुआ, मानो इनमें क्या हुआ, एक युद्ध सा हुआ, और जो गुण इसमें मजबूती के साथ परिलक्षित हुआ, जो इसमें भारी पड़ा जो गुण, वो दूसरे गुण को क्या किया, दबा दिया, प्रभावित कर दिया, और इस कारण जो होने वाले पौधे थे वो सभी के सभी लंबे पौधे हुए। क्योंकि जो लंबा पौधा था वो बौने पौधे के गुण को दबा दिया, यानी कि जो व्याप्त गुण था वो सुप्त गुण को क्या किया, दबा दिया, और इस कारण जो होने वाले जो पौधे थे प्रथम पीढ़ी में वो सभी के सभी क्या थे, लंबे पौधे पैदा हुए। फिर उन्होंने वापस इन लंबे पौधों का क्या किया, संकरण कराया, और संकरण कराने के बाद उन्होंने देखा कि जो आने वाले पौधे थे वो 1:2:1 में हुए। यानी कि जो पहला गुण था उसमें प्रथम पीढ़ी में क्या था, जो गुण प्रथम पीढ़ी में था वो सभी के सभी लंबे पैदा हुए पौधे, क्योंकि ये प्रभाविता का नियम था। और इस नियम में क्या था, जो जागृत गुण था, जो व्याप्त गुण था, जो डोमिनेट था, और रिसेसिव गुण को क्या किया, दबा दिया। जो लंबा गुण था वो क्या हुआ, बौने पौधे के गुण को क्या किया, दबा दिया, और सभी के सभी पौधे क्या हुए, लंबे पौधे पैदा हुए। लेकिन दूसरी बार जो उन्होंने संकरण कराया, तो दूसरी बार संकरण कराने पर उन्होंने देखा कि जो लंबे पौधे भी यहाँ पे जन्म लिए और क्या हुए, नाटे पौधे भी जन्म लिए। तो इन्होंने कुछ लंबे पौधे हुए जो पूरे के पूरे क्या थे, लंबे थे। दूसरे में लंबे और नाटे दोनों गुण विद्यमान थे। तीसरे में जो था वह बौना पौधा हुआ, जो कि पूरे का पूरा नाटा गुण, उसमें बौने पौधे का गुण विद्यमान था। अब इन्होंने बताया कि यह नियम क्या होता है, पृथक्करण का नियम है। क्योंकि जब ये युग्मनज में जाते हैं तो दोनों गुण क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और अलग अलग होने के कारण ये अलग अलग किस्म के पौधों को जन्म देते हैं। तो इन्होंने देखा पहले में पूरा लंबा पौधा पैदा हुआ, दूसरे में कुछ लंबे पौधे पैदा हुए और कुछ बौने पौधे पैदा हुए। और उन्होंने जब इसका फिर से क्रॉस कराया, संकरण कराया, तो उनको मिला
कि जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया, जिसको इन्होंने बताया कि जो तीसरे पीढ़ी में इन्होंने जो पौधे उगाए वो 9:3:1 के अनुपात में पौधे पैदा हुए, कि जो 9 पौधे हुए वो क्या हुए, पूरे के पूरे लंबे थे, जो कि फ्रेश थे, एकदम लंबे थे, और जो 3:3 के अनुपात में हुए उनमें बौने पौधे और लंबे पौधे दोनों का गुण विद्यमान था। लेकिन जो लास्ट वाला रेशियो था उसमें क्या था, पूरा का पूरा नाटे पौधे का गुण विद्यमान था। और इस प्रकार से ये आज हम हेरिडिटी और इन्वायरमेंट हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता के नियम को समझने की कोशिश की। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपकी बातों को समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो इस प्रकार से हमने इन नियमों को समझने की कोशिश की जो क्या थे, आनुवंशिकता के नियम थे। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को विराम लगाते हैं। जय हिंद।